Welcome to the accountancy class. Today, in chapter of depreciation, we will discuss our next topic, that is factors determining the amount of depreciation. कि डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर हैं जो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने में हेल्प करते हैं, या कौन कौन सी ऐसी फैक्टर्स है जो हमें पता होना चाहिए डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए. तो वो कौन से फैक्टर हैं? फर्स्ट है टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट. एसेट की टोटल कॉस्ट क्या है? अब टोटल कॉस्ट का मतलब क्या है कि जितने में आपने इसको परचेज किया था, दैट इज टोटल कॉस्ट. नहीं, टोटल कॉस्ट मीन्स जितने में आप उसको परचेज किया या उसको यूजफुल बनाने के लिए आपने जो भी इसके ऊपर एक्सपेंसेस किए, वो सब क्या है इसकी कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होता है. लाइक कॉस्ट में इंक्लूड होगा इसका परचेज प्राइस प्लस फ्रिट, इसको आप लेकर आए, उस पर आपने एक्सपेंस किया. और अदर कॉस्ट लाइक आपने इसका ट्रांजिट इंश्योरेंस करवाया था कि जब तक ये अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने सेफली पहुंच जाए, इसकी कुछ क्या ना हो, डैमेज ना हो, तो उसका आपने इंश्योरेंस करवाया हुआ है. तो वो इंश्योरेंस चार्जेस भी इसके अंदर क्या है, इंक्लूड है. इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, इसको इंस्टॉल कराने के लिए आपने कोई कॉस्ट भी बियर की, दैट विल बी ऑल्सो इंक्लूडेड इन cost of the asset. So total cost of the asset is equal to purchase price plus freight plus other cost plus installation cost. तो इस तरह से हम एसेट की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे. नेक्स्ट है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, कि एसेट की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी है. एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ का मतलब है कि कितने टाइम तक ये एफिशिएंटली वर्क करेगी, जिसमें हमें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिपेयर का एक्सपेंस ना करना पड़े, इसकी मेंटेनेंस का एक्सपेंस ना करना पड़े. तो ये हमें यूजफुल जो लाइफ है इसकी क्या करनी होती है, एस्टिमेट करनी होती है कि कितनी ईयर्स तक क्या करेगी, ये एफिशिएंटली वर्क करेगी. दैट इज द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट. नेक्स्ट इज एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू. स्क्रैप वैल्यू मीन्स सेल वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ. फॉर एग्जाम्पल एक एसेट की यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स, तो 10 ईयर्स के कंप्लीट होने के बाद इसको कितनी वैल्यू में सेल किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड द स्क्रैप वैल्यू. एंड इट इज ऑल्सो नोन एज रेजिडुअल वैल्यू और ब्रेकअप वैल्यू भी सेम बोलते हैं. तो हमें 3 फैक्टर्स है जिनका पता होना चाहिए हमें डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए. टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट एंड एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू. नाउ वी विल डिस्कस मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, कि डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के कौन कौन से मेथड्स हैं. डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन इन आवर सिलेबस ओनली 2 मेथड्स आर देयर, and out of which first method is that is called straight line method, and other name of this method is equal installment method, fixed installment method, original cost method. ये सभी एक ही मेथड के नाम है. तो अगर आपको क्वेश्चन में इनमें से कोई सा भी नेम दिया जाता है तो इट मीन्स ये सभी एक ही मेथड के नेम है. मोस्ट पॉपुलरली इसको स्ट्रेट लाइन मेथड के नेम से हम जानते हैं. तो क्या होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, क्या फीचर्स है इसकी. अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन चार्ज एट ए फिक्स परसेंटेज ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट. इस डेप्रिसिएशन के मेथड में हम डेप्रिसिएशन कौन सी कॉस्ट पर चार्ज करते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट, जो हमने अभी फैक्टर्स में अभी हमने स्टडी किया कि कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो ओरिजिनल कॉस्ट पर हम एक फिक्स परसेंटेज से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं. अब क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट को कंसीडर करते हैं, इसीलिए इसको हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं. इसीलिए इसको हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कहते हैं, क्योंकि यहाँ कौन सी कॉस्ट कंसीडर कर रहे हैं, ओरिजिनल कॉस्ट. द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स इक्वल फ्रॉम ईयर टू ईयर. और इसमें जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा वो ईयर टू ईयर क्या रहेगा, सेम रहेगा, इक्वल रहेगा. अब क्योंकि डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या है, सेम है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं. क्योंकि फिक्स्ड अमाउंट है, वही डेप्रिसिएशन क्या करना है, हमें एवरी ईयर चार्ज करना है. नाउ हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन. नाउ वी विल यूज दोज 3 फैक्टर्स दैट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड. तो डेप्रिसिएशन, ईयरली डेप्रिसिएशन विल बी
ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, उसमें से हम इसमें से कितनी हमें इसकी एंड ऑफ द लाइफ में हमें कितना इसको सेल करने पर मिल जाएगा, वो उसमें से माइनस कर देंगे, डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। तो आप by using this formula we can calculate annual depreciation, or you can say yearly depreciation. And if we have to calculate rate of depreciation, so what is the formula to calculate the rate of depreciation? Annual depreciation divide by cost of asset multiply 100. Why multiply 100? क्योंकि रेट हमें कैलकुलेट करनी है, रेट परसेंटेज की फॉर्म में होती है, तो दैट्स वाई मल्टीप्लाई 100. तो by using this formula we can calculate rate of depreciation. Now let us discuss one question based on calculating yearly depreciation and rate of depreciation. Question is, a firm bought a machinery for rupees 7,40,000 on 1st April 2017 and spent rupees 60,000 on its installation. तो परचेज प्राइस कितना है, 7,40,000 है, और इंस्टॉलेशन के लिए फर्म ने कितना पे किया, 60,000 रुपीज़. इट्स यूजफुल लाइफ इज़ 5 years. इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है, 5 years. मीन्स एफिशिएंटली ये 5 years तक वर्क करेगी. इट्स एस्टिमेटेड रिलाइजेबल वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू, उसको स्क्रैप वैल्यू को हम रिलाइजेबल वैल्यू भी कहते हैं, वो कितनी है एट द एंड ऑफ द पीरियड, दैट इज रुपीज़ 40,000. फाइंड आउट अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन. हमें क्या कैलकुलेट करना है, एनुअल डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन. सो हाउ विल वी कैलकुलेट, वी विल कैलकुलेट बाय यूजिंग द फॉर्मूला. तो लेट अस सी what is the formula of annual depreciation. Cost of assets minus estimated scrap value divide by number of years of expected useful life. यही फॉर्मूला था. तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एसेट्स क्या होगी हमारी, कॉस्ट ऑफ एसेट क्या होगी, हमारा जो परचेज प्राइस है, कितना है परचेज प्राइस हमारा 7,40,000 प्लस इंस्टॉलेशन के हमने 60,000 रुपीज़ इस पे स्पेंड किए, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 7,40,000 डिवाइड बाय प्लस 60,000. तो 7,40,000 प्लस 60,000 क्या हो गई हमारी कॉस्ट, मीन्स कॉस्ट इज 8,00,000 रुपीज़. अब एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू क्या है, स्क्रैप वैल्यू मीन्स एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ इसकी सेल वैल्यू क्या होगी, इट इज़ 40,000 रुपीज़. इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. एंड इट्स एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ कितनी गिवन है, 5 years गिवन है. नाउ पुट ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला. ये सारी वैल्यूज क्या कर दो, फॉर्मूला के अंदर पुट कर देंगे हम. सो cost of asset is 7,40,000 plus 60,000. This is the total cost minus scrap value 40,000 divided by 5. So 7,40,000 plus 60,000 is equal to 8,00,000 minus 40,000 for scrap value divided by 5. 8,00,000 minus 40,000, 7,60,000 divided by 5. So 7,60,000 divided by 5 is equal to 1,52,000. So this is our annual depreciation. कि हर साल मशीनरी की कितनी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, दैट इज़ 1,52,000 रुपीज़ से डिक्रीज हो रही है, ये हमारा डेप्रिसिएशन है. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन. अब हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है कि किस रेट से डिक्रीज हो रही है, ये जो डेप्रिसिएशन लग रहा है किस रेट से लग रहा है, दैट वी हैव टू सी नाउ. सो लेट अस सी अगेन, वी विल यूज द फॉर्मूला. Rate of depreciation is equal to annual depreciation divide by cost of asset into 100. यहाँ cost क्या लेनी है, टोटल कॉस्ट ही हमें क्या करनी है यहाँ पर यूज करनी है. तो एनुअल डेप्रिसिएशन जस्ट नाउ वी हैव कैलकुलेटेड 1,52,000. टोटल कॉस्ट कितनी है, 7,40,000 प्लस 60 इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन 8,00,000. एंड फॉर रेट, क्योंकि परसेंटेज में हमें रेट फाइंड आउट करनी है, तो मल्टीप्लाई बाय 100. Now solve it. When we will solve it, so we will cancel the zeros first. Okay. Now 152 divided by 8, 19% per annum. तो ईयरली 19% से क्या हो रहा है, जो हमारी एसेट है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है.
तो लाइक दिस वी कैन कैलकुलेट एनुअल डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन. Now we will discuss about the accounting treatment. स्टेटमेंट स्ट्रेट लाइन मेथड में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, क्या एंट्री हम पास करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दोज एंट्रीज. ऑलरेडी यू हैव डन दिस एंट्री इन द चैप्टर ऑफ जर्नल. तो लेट अस सी वंस अगेन. फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्री क्या है, परचेज ऑफ एसेट, क्योंकि एसेट पे डेप्रिसिएशन तभी लगेगा ना जब हमने एसेट परचेज की होगी. तो सबसे पहले क्या करेंगे, एसेट परचेज करने की क्या एंट्री है. लेट अस सी दैट जब हम एसेट परचेज करते हैं और हमने पेमेंट भी किया साथ में, तो 2 अकाउंट्स विल बी अफेक्टेड. एसेट अकाउंट, जो एसेट आपने परचेज की है और आपने चेक से पेमेंट किया, तो बैंक अकाउंट क्या होगा, 2 अकाउंट्स पे आएगा. ठीक है. तो एसेट जो है हमारी, जो एसेट होती है चाहे वो मशीनरी है या बिल्डिंग है, एनीथिंग, वो क्या है हमारी, कौन सा अकाउंट है, वो हमारा रियल अकाउंट है. ठीक है. तो रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्योंकि जब आप एसेट परचेज करते हो तो डेबिट वर्ड कम्स इन. एसेट आपके बिजनेस में आ रही है तो आप एसेट अकाउंट को डेबिट कर दोगे. ठीक है. एंड अब क्या कर रहे हो, बैंक अकाउंट, दूसरा अकाउंट जो पे इफेक्ट आ रहा है वो है बैंक अकाउंट. तो पेमेंट कहाँ से हो रहा है, बैंक से हो रहा है. बैंक क्या है हमारा, पर्सनल अकाउंट है. तो बैंक क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है. तो बैंक पर्सनल अकाउंट है, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो बैंक क्या है, यहाँ गिवर है. गिवर क्यों है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है. क्योंकि चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक ही पेमेंट कर रहा है ना. इट मीन्स कर तो हमारे अकाउंट से ही रहा है, बिजनेस के अकाउंट से ही कर रहा है, लेकिन बैंक कर रहा है. दैट्स वाई क्रेडिट द गिवर बैंक अकाउंट. तो एंट्री क्या बनी, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. यहाँ एसेट की प्लेस पे हमें नेम ऑफ एसेट लिखना है. जैसे मशीनरी परचेज किया तो आपने मशीनरी लिखना है, बिल्डिंग परचेज किया तो बिल्डिंग लिखना है, वट एवर इज द नेम ऑफ द एसेट. बट अगर हमने एसेट क्या की है, परचेज की है क्रेडिट पर, पेमेंट नहीं किया है, so we will not use the word bank, then we will use the word vendor account. Vendor means the seller जिससे हमने परचेज किया. फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम एक्स वी हैव परचेज. तो एंट्री क्या होगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू एक्स. अब एक्स को क्रेडिट क्यों किया, बिकॉज एक्स इज क्रेडिट इज गिवर. एक्स क्या पर्सनल अकाउंट है, उसने क्या किया, एसेट गिव कर रहा है, गिवर है वो एसेट का. तो दैट्स वाई वी विल क्रेडिट हिज अकाउंट. नेक्स्ट इज एंट्री फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन. अब डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री होती है, और डेप्रिसिएशन हम कब लगाते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर लगाते हैं. ठीक है. इन द केस ऑफ कैलेंडर ईयर हम लगाएंगे 31 दिसंबर को, और इन द केस ऑफ फाइनेंशियल ईयर वी विल चार्ज द डेप्रिसिएशन ऑन 31 मार्च एवरी ईयर. तो डेप्रिसिएशन जब हम लगाते हैं तो क्या जनरल एंट्री होती है डेप्रिसिएशन की. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी विच 2 अकाउंट्स विल बी अफेक्टेड. एक तो डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज करे तो डेप्रिसिएशन, पर जिस एसेट पर चार्ज कर रहे हैं वो एसेट. तो 2 अकाउंट हो गए हमारे, डेप्रिसिएशन और एसेट. अब हमें देखना डेबिट किसे करें और क्रेडिट किसे करें. तो डेप्रिसिएशन हमारा कौन सा अकाउंट है, डेप्रिसिएशन हमारा नॉमिनल अकाउंट है. और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट और लॉस एंड एक्सपेंसेस. तो डेप्रिसिएशन क्या है, एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, तो वी विल डेबिट इट. और एसेट, एसेट हमारी रियल अकाउंट है. अब रियल अकाउंट का डेबिट क्रेडिट रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो इसमें क्या हो रही है, एसेट गोज आउट ही हो रही है एक तरह से, मतलब एसेट की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, एसेट की वैल्यू जा रही है. तो इसलिए हमने एसेट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया. ओके. नेक्स्ट एंट्री इज फॉर द एंट्री फॉर द अमाउंट रियलाइज ऑन सेल ऑफ एसेट. जब क्या हो गया, इसकी यूजफुल लाइफ का टाइम पीरियड पूरा हो गया, तो इट विल बी सेल, इट विल बी सोल्ड. तो हम एसेट को क्या कर देंगे, सेल कर देंगे. जब एसेट को सेल करते हैं तो विच 2 अकाउंट्स विल बी अफेक्टेड. कौन से 2 अकाउंट पे इफेक्ट आएगा, सबसे पहले आपके पास क्या आ रहा है, मनी आ रहा है, और क्या जा रही है आपके पास से, एसेट जा रही है. ठीक है. तो मनी कहाँ से आ सकती है, कैश भी आ सकती है आपके पास, या आपके पास चेक भी आ सकता है. ठीक है. तो हमने एज्यूम किया हमारे पास चेक आया, जब हमने एसेट सेल की तो हमें चेक मिला. तो कौन से 2 अकाउंट पे इफेक्ट आएगा इसका, तो हमारे 2 अकाउंट्स पे इफेक्ट आया जब हमने एसेट को सेल किया, एक बैंक अकाउंट और एक एसेट अकाउंट. जब हम एसेट सेल कर रहे हैं तो एसेट तो बाहर जा रही है, एसेट इज गोइंग आउट. और एसेट अकाउंट क्या होता है हमारा, रियल अकाउंट होता है.
तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब क्योंकि एसेट तो जा रही है बिजनेस से, तो हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। और एसेट को सेल करने से हमारे पास क्या आ रहे हैं, बैंक अकाउंट में अमाउंट आ रहा है, बैंक में हमारा बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। तो बैंक अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट है। तो डेबिट द रिसीवर, बैंक क्या कर रहा है हमारे बिहाफ पे, बैंक अकाउंट में बैंक क्या कर रहा है, पैसे रिसीव कर रहा है, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। तो डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। और अगर हमें कैश मिल रहा है तो कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो लाइक दिस वी विल मेक द एंट्री। नेक्स्ट इज एंट्री इन द केस ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। अब जब हम एसेट को सेल करते हैं तो हमें प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एंट्री देखते हैं जब क्या होता है, लॉस होता है एसेट को सेल करने पर। तो एसेट को जब सेल करने पर लॉस होगा तो हमारी जो दो अकाउंट्स पे इफेक्ट आएगा वो होगा लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट एंड एसेट अकाउंट। अब लॉस ऑन सेल क्या होता है, हमारा नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि जितने भी लॉस एंड एक्सपेंसेस, इनकम से, ये सब क्या होते हैं, हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट और लॉस एंड एक्सपेंसेस। तो हम लॉस को क्या कर देंगे, डेबिट। और एसेट की सेल कर किया है हमने, एसेट को, एसेट जा रही है इसलिए तो लॉस हुआ है ना, ठीक है। एसेट इज गोइंग आउट, इसीलिए तो क्या हुआ है, हमें लॉस हुआ है। तो क्योंकि एसेट क्या है, रियल अकाउंट है एंड इट इज गोइंग आउट, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्या होगा, एसेट अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। अब हम देखते हैं जब हमें एसेट को सेल करने पर गेन हो रहा है। अब जब गेन हो रहा है तो हम दो अकाउंट्स पे इफेक्ट आएगा, एसेट अकाउंट और गेन ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट। अब देखिए इसमें क्या होगा, जो गेन होता है वो क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट ही होता है, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट और लॉस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन। तो गेन हो रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब गेन होने से क्या हो रहा है, इसका मतलब एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। और जब एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हम किस साइड लिखते हैं, डेबिट करते हैं उसको, ठीक है। तो इसलिए एसेट अकाउंट डेबिट टू गेन ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट। तो लाइक दिस we will make the journal entry when we purchase the asset, when we provide the depreciation on the asset, when assets is sold, when there is loss on the sale of asset, and when there is gain on sale of asset. So this is all about the accounting treatment.